हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। लास्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ के बारे में बात कर रहे थे और साथ में हम लोग अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे लास्ट में डिस्कशन किए थे और जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था वो ये था कि किसी एक सॉलिड स्फीयर में, यहाँ सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में इस तरह से फैला हुआ है। अगर इस तरह से कोई एक सॉलिड स्फीयर जिसका कि चार्ज डेंसिटी रो और रेडियस मान लो कैपिटल आर दिया हुआ हो, कैपिटल आर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेंटर से, सेंट्रल पॉइंट ओ से अगर कोई एक पोजीशन वेक्टर आर पर मैं जानना चाहता हूं, इस पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, सेंटर से आर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर पर मैं जानना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इफ डायग्राम में हालांकि क्लियर दिख रहा है ये बात, लेकिन फिर भी अलग से लिख लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इफ इट इज लेस देन कैपिटल आर, देन इन दैट स्पेशल केस इलेक्ट्रिक फील्ड एज डिराइव्ड इन प्रीवियस क्लासेस, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट देन मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर आर इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर अभी मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि फिलहाल हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किए। ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का है पी पॉइंट पर, प्रोवाइडेड पी पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल रीजन। इसके बाद फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा, और जो रेडियली आउटवर्ड्स का डायरेक्शन है वो वेक्टर आर का ही तो डायरेक्शन है। इस वजह से ये इक्वेशन हमने पिछले क्लास में ही समझ लिया था। यहाँ तक इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, तो हम लोग किए क्या थे, जस्ट एज अ समरी हमने किया क्या था कि बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स में इस सॉलिड स्फीयर को तोड़ दिया था और उसके बाद फिर हमने ये क्लेम किया था कि भाई बाहर वाले जितने भी स्फेरिकल शेल्स होंगे उनका इफेक्ट तो पी पॉइंट पर पड़ना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए, जबकि अंदर वाले जितने भी शेल्स बनेंगे उन सभी शेल्स का रोल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए पी पॉइंट पर। और कैसा रोल रहेगा, एज इफ ऑल दीज शेल्स आर कंसंट्रेटेड एट देयर सेंटर्स। इस लॉजिक का, इस फैक्ट का यूज करके हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचे हुए थे। अच्छा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर पी पॉइंट यहाँ पर अगर कंसिडर कर लिया जाएगा तब जितने भी सारे शेल्स हैं वो सब के सब एज्यूम किए जा सकते हैं सेंटर पर कंसंट्रेटेड, जिस कारण से जो रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो रिजल्ट को मैं रो के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ। देखो, ठीक, समझ में आएगा तुम्हें, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के है साथ में, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर सब्स्टिट्यूट करना हो तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ठीक, तो ये आर स्क्वायर के जगह आर क्यूब भी लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर में एक वेक्टर आर मेंटेन रहेगा। इतना पिछले क्लास में हम लोगों का सीखा हुआ था, इसी पर एक क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा सीख रहे होंगे हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करने के बारे में। क्वेश्चन लिखिए आप, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन लिखें आप। अच्छा, इससे पहले हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, मैं क्लियरली ये मेंशन कर देना चाहता हूं कि सभी लोग टेबल चेयर पर ही बैठे हुए हों, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, लिखने के लिए नोटबुक होना चाहिए, बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देख रहे होंगे ताकि इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस ना हो आपको। आप समझते हैं मेरी बात? तो बी वेरी वेरी सीरियस, जो मैं बोल रहा हूँ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। अगर तुम रिलैक्स मोड में, कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। खैर, तो क्वेश्चन ये है, फिगर शोज अ सॉलिड स्फीयर, फिगर शोज अ सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, having uniform charge density rho। अच्छा, ये चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या इसका मतलब होता है? चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की, चार्ज पर यूनिट एरिया की, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
तो इसका मतलब तीनों ही होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर लाइन पर चार्ज फैला हुआ है तो चार्ज डेंसिटी का मतलब वहीं पर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ एटसेट्रा। अगर वॉल्यूम में, यहाँ पर वॉल्यूम में अगर फैला हुआ है चार्ज, तो ये टू बी अंडरस्टूड है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही लिखा हुआ है, जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट लिखा गया था। ठीक, अच्छा, इसमें पूरी तरह से फैला हुआ है चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम, एंड अलोंग विद दैट वी हैव अ कैविटी। देखो ऐसा कुछ कैविटी है, ये स्फीयर का सेंटर O और यहाँ पर एक कैविटी बना हुआ है। कैविटी का मतलब खोखला होना। ठीक, ये खोखला है। खोखला मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, मतलब पूरे में ऐसे करके चार्ज फैला हुआ है, सिवाय इस छोटे से वैक्यूम के। यहाँ पर चार्ज है ही नहीं, और जो ये कैविटी बना रखा हूं, उस कैविटी के लिए जो सेंटर है वो सेंटर है O डैश। तो इसके बारे में लिखिए, द स्फीयर कंटेन्स अ कैविटी सेंटर्ड एट O डैश एज शोन। द स्फीयर कंटेन्स अ कैविटी, अच्छा एक वर्ड छूट गया, स्फेरिकल कैविटी। ये स्फेरिकल कैविटी है, इसका स्फेरिकल होना जरूरी है। पहले एक ये बड़ा स्फीयर, इसमें चार्ज भरा हुआ है, सिवाय इस छोटे से स्फीयर के इस रीजन में चार्ज नहीं है। ठीक, तो इसे माना जा रहा है कैविटी। इट कंटेन्स अ कैविटी सेंटर्ड एट O डैश एज शोन। इसके बाद फिर देखो, क्वेश्चन को कई तरह से स्टेट किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन जो है उसको अलग अलग तरीके से स्टेट कर रहा हूं। देखिए, लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को बोला जा सकता है। उसके अलावा दूसरे फॉर्म में कहा जा सकता है क्वेश्चन को कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैलकुलेट करके निकालोगे, जो भी प्रोसेस रहेगा, कई लोग नहीं कर पाएंगे, कई लोग कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है निकल के, वो यूनिफॉर्म है। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी स्टेट किया जा सकता है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कि मैग्नीट्यूड। तो दोनों में से किस चीज के कांस्टेंट होने की बात कर रहा हूं? तो दोनों ही कांस्टेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल रिमेन कांस्टेंट इनसाइड दिस कैविटी। शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड द कैविटी। क्वेश्चन को इस तरह से भी स्टेट किया जा सकता है, और दोनों को सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा। इसी बात को इस तरह से भी क्लेम किया जा सकता है, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि शो दैट इनसाइड कैविटी साबित करिए कि कैविटी के इनसाइड में अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। उसके नीचे का पोर्शन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस बात को साबित करिए कि इतना ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखा हुआ है ओ डैश वेक्टर। ठीक, इसके अलावा इन सभी चीज़ों को पूछने के बजाय, ठीक, जब मैं लिखवाऊंगा तो लिखना, इन सभी चीज़ों को पूछने के बजाय ये भी पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पर ऐसे करके रिलीज कर दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट अचीव कर पा रहा होगा। यानी कि एक्सेलरेशन अगर इसका कांस्टेंट है तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एटसेट्रा। तो इस फैक्ट पर बेस्ड कि अंदर में कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस फैक्ट पर बेस्ड किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब जाके क्वेश्चन को आप लिखिए, ये वाला लिख दो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एंड एनालाइज द रिजल्ट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एंड एनालाइज द रिजल्ट। मतलब वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्या निकालने का तरीका रहे। आंसर तो मैं लिख ही दिया हूं यहाँ पर, तो अपना पूरा कोशिश करते हुए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं कि मैं आपको एग्जांपल क्लासरूम्स में ये दिया करता था कि कोई एक पर्सन है जिसका फुल बॉडी का मास है 100 kg सपोज, उसके एक हाथ का केवल मास है 10 kg, तो उस पर्सन का एक हाथ काट दिया जाएगा तो उसका मास जो बचेगा वो होगा 90 kg। कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। एग्जैक्ट वही चीज तो यहाँ पर भी है। पूरे के वजह से अंदर के किसी भी एक जनरल पॉइंट को ले लो तुम, पॉइंट पी, सपोज एनी पॉइंट, ठीक। उस पॉइंट पी पर पहले पूरे के वजह से देखा जाएगा। उस पूरे के वजह से मतलब पूरे में चार्ज है, कैविटी वगैरह कुछ भी सोचेंगे ही नहीं, पहले तो ये मान के करेंगे सॉल्व। उसके बाद पी पॉइंट पर जब पूरे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, उसके बाद सिर्फ इतने से हिस्से में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इतने से चार्ज के वजह से, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने से चार्ज के वजह से जो भी आया था उसको फिर कैलकुलेट करेंगे और दोनों का सम आंसर होगा, दोनों का डिफरेंस आंसर होगा। ये सब कुछ खुद से एनालिसिस करके फाइनल आंसर तक पहुंचो। इस वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद सॉल्व करो इसे, ठीक है। आई होप आपने कर लिया। मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैं आपको लॉजिक बताया वो लॉजिक ये था कि सबसे पहला स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि पहले मान लिया जाए आपके पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि स्फीयर में कैविटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इसका कोई रेडीमेड रिजल्ट तो है नहीं हमारे पास। हाँ, स्फीयर के वजह से, टोटल ओवरऑल स्फीयर के वजह से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हमें पता है। तो भूल जाओ कि कैविटी वगैरह कुछ भी है, ठीक है, भूल जाते हैं कैविटी वगैरह कुछ भी है। और पूरे में चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरह से फैला हुआ है। अब इस पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर, पी वाज एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, एनी पॉइंट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू टोटल चार्ज, ये कितना आएगा, तो इसका वैल्यू वही रो चार्ज डेंसिटी माना गया, चार्ज डेंसिटी रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड देन टू बी मल्टीप्लाइड बाय विच वेक्टर, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर यहाँ पर कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ से शुरू करके पी पॉइंट तक का एक सिंगल वेक्टर। तो ये ओपी वेक्टर को मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया, वेरी सिंपल, ठीक है भाई। अच्छा, इस कैविटी, यही कैविटी बनाया गया था, इस कैविटी के अंदर में जितने भी चार्जेस हैं, अब उन चार्जेस को हटा देना है यहां से। तो उन चार्जेस का जो भी इफेक्ट आया हुआ था पी पॉइंट पर, वो इफेक्ट अब नहीं आएगा, है ना। इन चार्जेस के वजह से जो भी इफेक्ट आया हुआ था पी पॉइंट पर, वो इफेक्ट अब नहीं आ रहा होगा। पहले यहां पर भी मान लिया गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रो के चार्ज डेंसिटी के साथ, और हम लोग इन सभी चार्जेस के वजह से कैलकुलेट किए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पी पर। अब जाके मैं क्या कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं कि भूल जाओ इस कैविटी के बाहर में कहीं पर चार्ज है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कैविटी में मौजूद चार्जेस के वजह से, सिर्फ कैविटी में मौजूद चार्जेस के वजह से पी पॉइंट पर होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ओ डैश सेंटर है और पी पॉइंट पर हम लोग पता करना चाह रहे हैं। तो ये भी तो स्फीयर ही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, कैविटी के अंदर मौजूद चार्जेस के वजह से, कैविटी चार्जेस। जब पूरी बात कर लूंगा तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ऐसे ही तुम इमेजिन करो, एक पर्सन है जिसका एक हाथ नहीं है, ठीक। तो उसका मास तुम कैसे निकालोगे, जो मैं एक्सपेरिमेंट बोला अभी, करने का जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो एक पर्सन है जिसका एक हाथ नहीं है, उसका मास तुम कैसे निकालोगे, पहले फुल बॉडी का मास तुम निकालोगे, उसके बाद अलग से एक हाथ का मास निकालोगे, और सिर्फ हाथ का मास निकालोगे अलग से, मतलब पूरे बॉडी से अब कोई मतलब नहीं, सिर्फ हाथ का मास निकालेंगे। और उसके बाद हाथ को कटने के बाद का मास कैसे निकाल रहे होंगे, कैलकुलेशन कैसे चलेगा, फुल बॉडी का मास माइनस एक हाथ का मास। तो एग्जैक्ट वही प्रोसेस हम लोग यहां पर अपना रहे हैं, पहले फुल बॉडी इंक्लूडिंग द हैंड, ठीक, इंक्लूडिंग एवरी बॉडी पार्ट, पूरे के वजह से आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट कर लिए यहां पर, और उसके बाद फिर सिर्फ इतने से पोर्शन जिसको हम लोग हटाने वाले हैं, ठीक, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले निकाल के रखें पहले से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी चार्जेस के वजह से कितना आ रहा होगा, तो ये भी तो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है जिसमें मौजूद चार्ज डेंसिटी रो है। तो इसके मात्र वजह से
रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस बार O डैश P, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप समझ पाए आप इस बात को। ये हुआ O डैश को सेंटर मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कैलकुलेट किया गया भाई। अच्छा, ये वाला आंसर है कि ये वाला आंसर है? तो ये फुल बॉडी का मास, ये सिर्फ वो पार्ट का मास जिसको हटा देना है, ठीक। तो अब हमारा आंसर क्या होने वाला है कि रिमेनिंग चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेनिंग चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस, समझे? तो आसान है, रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया जाए, जो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास वो होने वाला है OP वेक्टर। अब क्या लिखना है मुझे? माइनस O डैश P वेक्टर, है ना, यही लिखना। तो OP वेक्टर माइनस O डैश P लिखने के बजाय प्लस PO डैश लिख दिया। इतना तो जानते हो वेक्टर्स को। और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कब का हो चुका है सॉल्व? OP वेक्टर प्लस PO डैश वेक्टर, इसको अगर नहीं समझ पाए तो पढ़ना बेकार। O से लेके P पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर कहलाएगा OP वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है। उसके बाद P से किसी तीसरे पॉइंट O डैश तक जाने वाला वेक्टर, ये वेक्टर कहलाएगा O डैश P वेक्टर। अब इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन के मुताबिक ये रहा रिजल्ट है। दूसरे तरह का भी डायग्राम बनाया जा सकता था। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है कि OP वेक्टर प्लस PO डैश वेक्टर इक्वल्स टू, डायरेक्ट एक साथ लिखा जा सकता है O डैश वेक्टर, और यही फाइनल रिजल्ट। यही मैं शुरुआत से ही बोल रहा था कि इसी को साबित करने के लिए भी डायरेक्टली पूछा जा सकता था, ठीक। तो देखिए हमने सीखा क्या, अब इसी का एनालिसिस कर रहा हूं। हमने ये सीखा कि किसी सॉलिड स्फीयर में जिसमें कि यूनिफॉर्म तरह से चार्ज ऐसे देखो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर रहेगा और साथ में एक कैविटी बना दिया जाएगा, ठीक, ऐसे, तो इस कैविटी के अंदर में O और ये O डैश दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? O रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे स्फीयर का सेंटर, O डैश रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर में बनाए हुए कैविटी का सेंटर, ठीक। तो इस रिजल्ट का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई भी पॉइंट कहीं पर भी P पॉइंट ले लीजिए आप, P पॉइंट साइड में ले लो आप, हम लोग ऐसा ही तो किए थे। P पॉइंट कहीं पर साइड में तीसरा पॉइंट ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निर्भर ही नहीं करेगा। P पॉइंट कहीं आंसर में लिखा ही नहीं है। तो P पॉइंट के इंडिपेंडेंट होना यही अपने आप में साबित करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में कांस्टेंट रहेगा। फिर से सुनो बात को, इस कैविटी के अंदर में P पॉइंट कहां पर किस जगह पर लिया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ रहा है यही। तो इसका मतलब कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम आ रहा है, और कितना? इतना ही है, यानी कि हुआ ना कांस्टेंट। फिर अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आखिर क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देख रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है O से O डैश के तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैविटी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, O डैश पॉइंट को हटा दिया। इस कैविटी के अंदर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो O पॉइंट यहाँ, O डैश पॉइंट यहाँ, ये रहा O डैश वाला वेक्टर। और आंसर में ये आया हुआ है कि कैविटी के अंदर में कोई भी पॉइंट पर देखे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं सिर्फ कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। अब तमाम तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि भाई अंदर में एक चार्ज पार्टिकल को ठीक सेंटर, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को सेंटर पर रिलीज कर दिया गया रेस्ट से, तो वो कितने देर बाद सरफेस पर जाके टकराएगा? तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। काइनेमेटिक्स को इसमें मिक्स किया जा सकता है कैविटी के अंदर कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाके सरफेस को टच करेगा, कैविटी के सरफेस को, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उस मुताबिक पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन पता चलेगा। एक्सेलरेशन पता चल जाने के बाद S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इतना हम लोग सीखे।
एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लगभग इसी तरह का क्वेश्चन होगा और मैं उसे सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपके लिए है सॉल्व करने के लिए और आप सभी से सॉल्व होना ही चाहिए। फिगर शोज, नया क्वेश्चन लिखो, फिगर शोज फिगर शोज टू स्फेरिकल रीजन्स A and B. Figure shows two spherical regions A and B. Having uniform charge densities, plus rho and minus rho, ये प्लस रो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज डेंसिटी ए के लिए, स्फेरिकल रीजन ए के लिए, और माइनस रो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल रीजन बी के लिए। ठीक, कौन सा वाला साइज में कितना है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इससे कोई आंसर को फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अच्छा, इसके बाद फिर ये पूरा स्फेरिकल रीजन है और यहाँ पर प्लस रो का चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि इस तरह से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कैसे आखिर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इस स्फेरिकल रीजन ए में फैला हुआ हो सकता है। मान लो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया तो बचा हाइड्रोजन का एक आयन, ठीक, प्रोटॉन कहते हैं उसे। तो ढेर सारे स्फेरिकल रीजन में प्रोटॉन्स है, मान लो ढेर सारे इस तरह से भरे हुए, या फिर प्रोटॉन मानने का भी जरूरत नहीं है, सोडियम का आयन है, मान लो Na+ है ये, और Na+ का ये गैसियस फॉर्म में इस स्फेरिकल रीजन में हर जगह पर मौजूद है। ठीक, स्फेरिकल रीजन का नाम है A और इस स्फेरिकल रीजन में चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द स्फेरिकल रीजन यूनिफॉर्म है, जो लिखा हुआ है रो। इसके अलावा फिर ये है एक दूसरा स्फेरिकल रीजन जिसमें कि फैला हुआ है नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। ठीक, अब ये जो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है ये किस तरह से हुआ होगा, तो मान लो Cl- का गैस है, या फिर मान लो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे करके इस स्फेरिकल रीजन में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अच्छा, एक ऐसा रीजन जिसमें कि आयंस हों, जैसे अगर कोई रूम में तुम जहां पर बैठे हुए हो अगल बगल में देखोगे तो तुमको एयर रहेगा, ठीक, लेकिन एक ऐसा रूम जिसमें कि एयर के बजाय आयंस हों तो उसको क्या गैस कहेंगे हम लोग। ठीक, उसको एक अलग से नाम दिया गया है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उसको एक अलग से नाम दिया गया है और उसका नाम कुछ तो होता है, पता करना। वैसे ही ये एक रीजन है जिसमें कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक रीजन है जिसमें कि नेगेटिव चार्जेस हैं। इसके बारे में सुनो, ये रीजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज। ये वो रीजन है जो कि रीजन ए में भी है और रीजन बी में भी है। इस कारण से यहाँ पर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस, दोनों तरह के चार्जेस हैं। ठीक, और यहाँ पर ओवरऑल कोई पूछे कि सिर्फ इस रीजन में बताइए कि चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो प्लस रो बोलेंगे कि माइनस रो, दोनों में से कुछ नहीं, 0 बोलेंगे। ठीक है, तो दिस रीजन कैन बी कंसिडर्ड मैथमेटिकली फ्री ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इंटरसेक्टिंग द टू स्फीयर्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इंटरसेक्टिंग द टू स्फीयर्स। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O' है। ठीक, और O' के टर्म्स में और रो के टर्म्स में और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में बताइए कि इस रीजन में जो इंटरसेक्ट करने वाला रीजन है दोनों ही स्फेरिकल रीजन्स का, इस रीजन में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। बहुत ही आसान है बताना। किस पॉइंट पर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, इस पॉइंट P के इंडिपेंडेंट आंसर आएगा। ठीक उसी कारण से जिस कारण से पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, और इस तरह के कई तरह के क्वेश्चंस को भी फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना तो कम से कम करो, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट O' दोबारा से यही आंसर आने वाला है, और इसके बारे में कोई डाउट्स वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, ये सबसे होना चाहिए, आसान सवाल है। अब देखो, पिछले क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा बोल रहा था
कि कठिन क्वेश्चन है जबकि 3 लाइन में वो सॉल्व हुआ, ठीक। लेकिन वो जो 3 लाइन में सॉल्व हुआ उसको लिखने के लिए आपके दिमाग को 30 लाइन सोचना पड़ा होगा, समझो इस बात को। और जब जब सिलेबस में ऐसा मोड़ आता है कि कम लिखना पड़ता है और एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आता है, सोचना ज़्यादा पड़ता है, तब जेईई एडवांस्ड वालों का वो फेवरेट टॉपिक बन जाता है, ठीक। और पिछले लगातार 5 साल से इस कंसेप्ट पर लगातार जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार, एवरी सिंगल ईयर। तो ज़रूरी है आपका पिछले क्वेश्चन को समझना और उसको समझ करके इस तरह के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, बिना किसी हेल्प के करो। हम लोग फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको समय चाहिए तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नया क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन एज, फेमिलियर क्वेश्चन है, आप पहले से देखे हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन को, एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा एक्स आई कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक रीजन में अल्फा टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है और अल्फा का मतलब है एक पॉजिटिव कांस्टेंट, ये कोई तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है भाई। इसके आगे अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल चार्ज कंटेन्ड, फाइंड टोटल चार्ज कंटेन्ड in a cubical region, find total charge contained in a cubical region as shown, find the total charge contained in the cubical region as shown। तो देखिए क्यूबिकल रीजन कैसा मैं बना रहा हूं, मेरे बनाते हुए आपको डायग्राम को देखना जरूरी है थोड़ा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इस बोर्ड के बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहा। ये जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस माना गया और ये एक क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बनाया गया है एक क्यूब, और ये क्यूब को अगर आप देख रहे होगे फ्रंट से तो ये वाला लाइन और ये कंप्लीट चीज दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस वजह से इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं। ये भी डॉटेड लाइन बना हुआ है। तो एक बार आपको डायग्राम सोच समझ के बनाना होगा पहले। तो ये एक क्यूब रहा, तो फाइंड टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब एज शोन, इस तरह से एक क्यूब बना हुआ है, ठीक। तो इस क्यूब के अंदर में टोटल कितना चार्ज है ये मैं जानना चाहता हूं। इस क्यूब के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये एक्स एक्सिस ऐसे करके जा रहा है। तो एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस ही हुआ ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ ये वाला डायरेक्शन। तो ये मतलब वहां पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं बस यहां लिख रहा हूं। ये जो डिस्टेंस है जहां से जाके क्यूब का शुरुआत होता है एक्स एक्सिस पर, वो लेंथ दिया हुआ है एल, और खुद ये जो साइड लेंथ है क्यूब का ये भी दिया हुआ है एल। और चूंकि ये एक क्यूब है इस वजह से एक साइड लेंथ अगर पता चल गया हमें कि एल है तो बाकी सभी साइड लेंथ एल ही होंगे। और वाई एक्सिस में भी इसका एक्सटेंशन है और जेड एक्सिस में भी ये बाहर तक निकला हुआ है। तो ये बना एक कंप्लीट क्यूब, और इस क्यूब के अंदर में टोटल कितना चार्ज है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। और सभी से होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है अब ये। तो वीडियो को पॉज करो, डायग्राम को अच्छे से बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तक पहुंचाओ। मैं तुरंत अभी सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, आई होप आपने कर लिया।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तुम ऐसा समझो कि कभी भी तुमसे पूछा जाए कि फाइंड टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस वॉल्यूम, कभी भी तुमसे ये बात पूछा जाए तो तुम्हारे दिमाग में आना ही चाहिए एक बार गॉस लॉ। मे बी गॉस लॉ से सॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, गॉस लॉ का जरूर से यहाँ पर यूज करना रहा होगा। ठीक है, तो गॉस लॉ का यूज करके देखिए, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस टोटल क्यूब से कैलकुलेट कर लें कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड कितना है, फ्लक्स कितना निकल रहा होगा बाहर, यानी ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस इट इज कंप्लीट क्यूब से अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस। इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से एकदम समझना। ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को पहले तो कोई एक नाम दे देते हैं, सरफेस नंबर सपोज 1। ठीक, ये इस साइड वाला जो सरफेस है, यहाँ वाला इस तरह से एक सरफेस है ना, यहाँ पर ऐसे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को नाम दे दिया गया सरफेस नंबर 1। ठीक है, तो इससे फ्लक्स लिखना होगा हमें। ठीक उसी तरह से उसी के पैरेलल में फिर यहां पर भी एक दूसरा सरफेस रहा होगा, इसके ठीक पैरेलली पीछे साइड में यहां पर एक सरफेस रहा होगा, जो सरफेस है सरफेस नंबर 2। ये दोनों बिल्कुल पैरेलल सरफेसेस हैं। तो सरफेस नंबर 1 ये रहा, सरफेस नंबर 2 ये रहा। तो सरफेस नंबर 1 और 2 दोनों ही कौन से प्लेन के पैरेलल हैं, एक्स वाई जेड में बताया जाए तो वाई जेड प्लेन ये जो है ना, उसके पैरेलल है सरफेस नंबर 1 भी सरफेस नंबर 2 हो गया। उसके अलावा फिर देखो, जो बिहाइंड द प्लेन, मतलब इस बोर्ड के पीछे ऐसे करके जो सरफेस है ना, यहां पर बैकग्राउंड में पीछे साइड में, उस सरफेस का मैं नाम रख दे रहा हूं, वो सरफेस नंबर 3 है सपोज। और जो फ्रंट में बिल्कुल सरफेस है उसी के पैरेलल, जो ये बिहाइंड द बोर्ड था और ये फ्रंट में यहां पर है। ठीक, ये दोनों ही एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, और फ्रंट में मौजूद जो सरफेस है उस सरफेस का नाम रख दिया मैं सरफेस नंबर 4, ये फ्रंट में बिल्कुल। अच्छा, अब 2 और सरफेसेस बचे हुए हैं, उनका मैं नाम लिख रहा हूं। ये एक टॉप में ऐसे करके छत वाला सरफेस है, तो वो सरफेस का नाम मैं लिख दिया सरफेस नंबर 5। और ये जो बॉटम में सरफेस है, बॉटम वाला सरफेस हो गया सरफेस नंबर 6। अब करना क्या होगा हमें कि इस दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से प्रत्येक सरफेस से कैलकुलेट करना होगा कितना कितना ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस कितना कितना आएगा। और प्रत्येक सरफेस, टोटल 6 सरफेसेस से पता कर लिए जाने के बाद हमें यह पता करना होगा टोटल फ्लक्स कितना हुआ, टू बी इक्वेटेड विद क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टू गेट द आंसर। तो अगर अभी तक नहीं सॉल्व किए हुए हो तो जरूर से सॉल्व कर लो। मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मैं प्रत्येक सरफेस से फ्लक्स लिखते चला जाऊंगा। ठीक, सरफेस नंबर 1 से एसोसिएटेड फ्लक्स को मैं नाम दे दिया φ1। तो सरफेस नंबर 1, इस सरफेस पर हर जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। और कितना है? तो 2l के बराबर है ना, 2l के बराबर है। इस सरफेस पर कहीं पर भी एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन तो खैर कांस्टेंट ही है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हर जगह पर। तो अल्फा इंटू 2l, दिस बिकेम द इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड, वाइल एरिया इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो cos 0 डिग्री यानी कि 1 बना, वो ये एरिया का वैल्यू निकल के आएगा l²। और साइड में लिखा हुआ है cos 0 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1। फिर लिखना शुरू कर रहा हूं मैं सेकेंड वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो सेकेंड वाले सरफेस पर एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह पर कितना रहा होगा? तो सिर्फ l रहा होगा। इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया अल्फा टाइम्स l, हर जगह कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं। ये जो एरिया है, इस एरिया का वैल्यू l², लेकिन ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, जबकि एरिया वेक्टर आउट ऑफ द वॉल्यूम माना जाता है, परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो ये एरिया वेक्टर पीछे की तरफ जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, इस कारण से यहाँ पर एक -1 भी होना चाहिए था।
ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये लिखा हुआ है एरिया का मैग्नीट्यूड, ये लिखा हुआ है cos 180 डिग्री। ठीक, अब इसके अलावा आगे की बात मैं कर रहा हूं, देखो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। अब इस वाले सरफेस नंबर 5 को कंसिडर करो, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर के तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल जो बनने वाला है वो 90 डिग्री हो जाने के वजह से आंसर आ गया सरफेस नंबर 5 से फ्लक्स का 0 वैल्यू हो जाएगा इसका। सिमिलरली ये फ्रंट वाला जो सरफेस है यहाँ पर सरफेस नंबर 4, ऐसे फ्रंट वाला जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, जबकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, अगेन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स बिकेम 90 डिग्री, तो सरफेस नंबर 4 से भी जो फ्लक्स होगा वो भी 0 ही होगा। फिर जाके सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 6, इन सभी से जो फ्लक्स होना है वो 0 ही है प्रत्येक से। तो टोटल 4 सरफेसेस से फ्लक्स 0, एक से पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव, टोटल फ्लक्स निकल के आया हमारे पास अल्फा इंटू एल क्यूब, अल्फा टाइम्स एल क्यूब, ये निकल के आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द क्लोज्ड वॉल्यूम। और इस क्लोज्ड वॉल्यूम से अगर फ्लक्स हमें पता है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नाउ वी आर यूजिंग गॉस लॉ, टिल नाउ वी डिडंट यूज गॉस लॉ, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन का यूज करके ये टोटल फ्लक्स निकाले हैं, गॉस लॉ का यूज अभी तक नहीं किए। अब जाके लिखना चाहिए हमें यूजिंग गॉस लॉ, ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू बी इक्वेटेड विथ चार्ज एनक्लोज्ड, सपोज क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनल आंसर क्यू एनक्लोज्ड, ये तो हमारा फाइनल आंसर है, यही फाइनल आंसर हुआ। अब अल्फा की जगह वैल्यू भी लिखा जा सकता था, ये एक्स की जगह एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब कुछ भी लिखा जा सकता था, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी लिख सकते थे। इनफैक्ट x के साथ साथ वहां पर y भी दिया जा सकता था, लेकिन थीम यही रहेगा कैलकुलेशन का, हमें फ्लक्स निकालना होगा। टोटल फ्लक्स निकालने के बाद गॉस लॉ का सही इस्तेमाल करके क्यू एनक्लोज्ड पता चल जाएगा। बात को याद रखने का जो जरूरत है वो है कि भाई कभी भी तुमसे पूछा जाए किसी एक वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह दे दिया गया, तो तुम्हें गॉस लॉ यूज करना ही पड़ता है ज्यादातर बार। तो गॉस लॉ एक बार दिमाग में जरूर आना ही चाहिए। अच्छा, इसको दूसरे तरह से कैसे पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को, तो देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बजाय तुमको हर जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे सकता हूं। और अगर आपको याद हो, थोड़ा सा याद होगा धुंधला धुंधला, कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैसे पहुंचते हैं। तो पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना, फिर दूसरा स्टेप होगा इस तरह से फ्लक्स को कैलकुलेट करना, और तीसरा स्टेप होगा गॉस लॉ के सही इस्तेमाल से चार्ज इनसाइड द गिवन वॉल्यूम कैलकुलेट करना। ठीक, और भी कई तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट करें करना। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, अब भाई देखिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी ही ऑब्वियसली, आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, और एक एक स्टेटमेंट को अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो किसी भी डिफिकल्टी लेवल को तुम अच्छे से आसानी से समझ सकते हो। लेकिन अगर बातों को मिस करना शुरू कर दोगे तो आसान से आसान चीज भी नहीं समझ में आ सकता है। टॉपिक का नाम लिखो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, समझ में आना नहीं है तुमको, लेकिन फिर भी कोशिश करो, समझ में आएगा। देखिए एंगल का मतलब क्या हुआ करता था, एंगल का सिंपल मतलब जो बेसिक एकदम बात है वो ये है कि एक लाइन है सपोज लाइन L1, दूसरा लाइन है सपोज L2, और इन दोनों लाइंस के बीच में जो ओपनिंग बना हुआ है वो ओपनिंग कितना बड़ा है। ठीक, ये L1 और L2 के बीच में जो भी एंगल है, और ये L1 और L2 लाइंस के बीच में जो भी एंगल है, ये वाला एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल कम है। इसका क्या मतलब निकला, क्या अब ये छोटा एंगल बन गया? लाइन L1 ये है, लाइन L2 ये है, क्या अब ये छोटा एंगल बन गया? नहीं, क्योंकि हम लोग लाइन के साइज को नहीं देख रहे होते हैं, हम लोग इन दोनों लाइंस के बीच में जो बनने वाला ओपनिंग है उसको, उसके अपर्चर को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, ओपनिंग को हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है,
या फिर इसके डायरेक्शन से इसके डायरेक्शन तक देखे जाने में कितना एंगल से टर्न लेना पड़ा, ठीक, उसी को कहते हैं हम लोग एंगल। यहां पर एंगल कम है, यहां पर एंगल ज्यादा है, ठीक। तो दो लाइंस के बीच में ओपनिंग को मेजर करता है एंगल, और इसका ऐसा यूनिट है रेडियन। ठीक वैसे ही 3 डायमेंशंस में अगर हम लोग देखें, जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। माना कि 2 लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस के बीच में कुछ ना कुछ है एंगल, इस एंगल को बढ़ा दिया गया, ये एंगल और बढ़ गया, ये एंगल और बढ़ गया, तो ये प्लेनर एंगल है। अब मैं 3 डायमेंशंस में कोशिश कर रहा हूं बताने की कि भाई सॉलिड एंगल क्या होता है। तो इस तरह के ओपनिंग को कहा जाएगा कि ये सॉलिड एंगल है, ठीक, ये कहलाएगा सॉलिड एंगल। और ये देखना सॉलिड एंगल कम हो गया, ये सॉलिड एंगल कम हो गया, और कम हो गया सॉलिड एंगल, और पूरी तरह से अगर ये फ्लैट हो जाता है ताकि ये वाला एरिया 0 हो जाए, ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल बन जाएगा 0 के बराबर। ये एकदम बेसिक बात पहले तो समझने के लिए इंट्रोडक्शन है, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं बता रहा हूं अभी। ये जो ओपनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उस ओपनिंग के एरिया के हिसाब से अगर मेजर किया जा रहा होगा इस ओपनिंग को, तो जो 3 डायमेंशंस में मेजर होने वाला एंगल होता है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। कोई भी कोण में ये रहता है सॉलिड एंगल। अच्छा, यही कोण के सॉलिड एंगल को अगर बड़ा करना है, मतलब ऐसे करके कोण बना हुआ था, ठीक, इसके सॉलिड एंगल को बड़ा करना है, तो ये देखो सॉलिड एंगल बड़ा हो गया, ऐसे करके बड़ा हो गया ये, और इसी तरह बड़ा होते होते ये पूरी तरह से फैल के एक स्फीयर कंप्लीट कर सकता है। मतलब ये कोण दूसरे साइड में फैलते फैलते छोटा हो सकता है दूसरे साइड में। थोड़ा सा एक रफ आइडिया लगा होगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। जिस तरह से एंगल होता है 2 डायमेंशंस में, मतलब एक प्लेन में बस मेजर कर रहे होते हैं, वैसे ही 3 डायमेंशंस में जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए वो है सॉलिड एंगल, और उसका रोल गॉस लॉ में बिल्कुल रहता है। तो देखिए, अब फॉर्मली बता रहा हूँ, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह के साथ। तो डेफिनेशन को मैं रिलेट कर रहा हूँगा प्लेनर एंगल के साथ, जो कि प्लेनर एंगल का डेफिनेशन क्या है। सपोज यहां पर कोई एक पर्सन, ठीक, और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि ऐसे करके कोई तो एक बिल्डिंग है, माना ये कोई बिल्डिंग है। तो अब सवाल मैं ये पूछता हूं कि ये जो बिल्डिंग की हाइट है, ये बिल्डिंग की हाइट इस पर्सन के आंखों पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है। ये बिल्डिंग की हाइट का मतलब बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट, बिल्डिंग का बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये जो पूरा बिल्डिंग है ये प्लेनर एंगल कितना सबटेंड कर रहा है इस पर्सन के आंखों पर, ये कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो जो एकदम स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि भाई हम लोग करते क्या हैं कि जिस भी पॉइंट पर सबटेंडेड एंगल को देखना है उस पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक इस तरह से सर्कल, और सर्कल का रेडियस मेंटेन करते हैं यूनिटी। 1 यूनिट का रेडियस वाला एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। और जितना लाइट आ रहा होगा ना ऐसे करके, जितने सारे पॉसिबल पॉइंट्स होंगे इस दौरान, वो सभी आके केवल सर्कल के इतने ही से आर्क पर तो कट कर रहे होंगे। तो ये जो आर्क की लंबाई होती है, ठीक है, ये जो आर्क की लंबाई होगी, इसी आर्क को कह दिया जाता है कि ये एंगल हो गया भाई। ये आर्क के लेंथ को ही कह दिया जाता है कि ये एंगल है। यही होता था, यही स्टैंडर्ड तरीका ही है एंगल को डिफाइन करने का। देखो फिर से बता रहा हूं, थीटा एंगल को डिफाइन करने का क्या तरीका है। यहां पर एंगल जो बन रहा होगा वो थीटा, वो कितना होगा, तो वो होगा आर्क के लेंथ के बराबर, यहां पर प्रोवाइडेड रेडियस हो गया है 1 यूनिट। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, L इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। आर का वैल्यू जैसे ही 1 सेट कर दोगे तो जो लेंथ निकल के आएगा वो लेंथ ही कहला जाता है एंगल। तभी तो अगर मान लो कि बहुत ऊंचा सा बिल्डिंग होता है एकदम, ताकि मतलब ऊपर में टॉप मोस्ट में देख रहे हैं तो टोपी पीछे गिर जाए, तो ऐसे करके ऊपर में देख रहे हैं और ऐसे करके एकदम जमीन में नीचे तक गया हुआ है, तो वो कितना एंगल सबटेंड कर लेगा ऊपर से नीचे तक ऐसे करके। ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हो तो ये सभी लाइंस को हमें
चेक करना होगा। और इस कंप्लीट सर्किल में ये रहा वो पोर्शन जिसमें कि एंगल को आप मेजर कर रहे होंगे कि कितना ऊंचा बिल्डिंग कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ये टोटल नीचे तक भी गया, जमीन के नीचे भी गया, पता नहीं कैसे। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो पाई के बराबर। और पाई का मतलब आप समझते हैं 180 डिग्रीज होता है, लेकिन डिग्री इज नॉट स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो ये रहा। अच्छा, मान लो कि यहां से शुरू हो रहा हो, बिल्कुल यहीं से शुरू हो रहा हो, नीचे ना गया हो, ठीक इसके आंखों के बराबर से शुरू हो रहा हो और पॉजिटिव इन्फिनिटी ऊपर तक गया हुआ हो कोई बिल्डिंग। तो ये एंगल जो आएगा, ये टोटल 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री नहीं बोला जाता, ये वाले लेंथ को मेजर कर लेंगे और वो लेंथ बन जाएगा π/2। बोलेंगे π/2 का एंगल ये बन रहा है। यही स्टैंडर्ड तरीका है एंगल को मेजर करने का। अब 3 डायमेंशंस में सुनो। इतनी बातों को सुनने के बाद अब देखिए 3 डायमेंशंस में अगर सोच रहे होंगे, सपोज मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी आंखों पर ये पेन कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा। कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा पता करने का तरीका, ढेर सारे लाइंस बनाओ मेरे आंखों तक। उसके बाद मेरी आंखों को, इस आंख को सेंटर मानते हुए ऐसे करके एक सर्किल बना दो। उस सर्किल के जितने भी आर्क पर इससे लाइट रेज आ रही होंगी, उतने से आर्क के लेंथ को ही कह दिया जाता है, सर्किल का रेडियस है 1 यूनिट, उतने से आर्क के लेंथ को ही कह दिया जाता है एंगल। अब नेक्स्ट बात है कि भाई मेरी आंखों पर ये नोटबुक का टोटल एरिया ये कितना एंगल बना रहा होगा, नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये टोटल एरिया कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा, ये कंसेप्ट है। जैसे कोई एक लीनियर लेंथ होगा ना, ऐसे ये मेरी एक आंख पर सबटेंड कर रहा होगा कोई एक एंगल, और वो एंगल टॉप वाला लाइन और बॉटम वाला लाइन के बीच के ओपनिंग का मेजरमेंट होगा। ठीक वैसे ही ये जो भी एरिया दिया हुआ है, ये सर्कुलर भी हो सकता था ऑब्वियसली, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए तुम सर्कुलर मान सकते हो, मान लो कि ये सर्कुलर है, ठीक। तो माना कि ये सर्कुलर एरिया है। अब ये एरिया मेरी इस आंख पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो एरिया है ना इस बार। तो ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये पता किया जा सकता है, और उसको मेजर करने का क्या तरीका है वही मैं बता रहा हूं। मतलब कैसे मेजर कर रहे होंगे, तो ये सर्कुलर है, ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए, ताकि ये वाला डायग्राम और क्लियर हो सके। ऐसे करके हम लोग कर देंगे, और ये मेरी आंखें, तो मेरी आंखों पर ये एरिया कुछ ना कुछ सबटेंड कर रहा है ऐसे करके। तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को 3 डायमेंशंस में मेजर करने का तरीका है सॉलिड एंगल में। तो अब वो सॉलिड एंगल को मेजर कैसे किया जाता है ये मैं फाइनली बता रहा हूं। एरिया का शेप कुछ भी मानना चाहिए हमें। ऐसे करके कोई भी एरिया है, और इस पॉइंट O पर मैं जानना चाहता हूं कि ये एरिया कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट O पर। तो हम लोग करते क्या है कि इस एरिया के एक एक पॉइंट से ऐसे करके लाइट रेज को भेजो O पॉइंट तक, और ये एरिया ऐसे करके है, याद रखो, ठीक। और इस एरिया के एक एक पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया, O पॉइंट तक लाइट को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि भेजा गया है ऐसे। पिछले बार क्या ड्रॉ किए थे, O को सेंटर मानते हुए सर्किल। इस बार लेकिन हम लोग स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और दोबारा से इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो रेडियस यूनिटी होगा, यूनिट रेडियस। मतलब जिस भी यूनिट में कर रहे हैं, चाहे ऐसा यूनिट हो चाहे ना हो, यूनिट मतलब 1 यूनिट ही लेना है आपको इसका रेडियस। अब इसके बाद पिछले बार आपको यहां पर एक लेंथ मिला था, इस बार लेंथ मिलने के बजाय आपको एक एरिया मिलेगा जिस एरिया में ये लाइट रेज पेनिट्रेट करके अंदर जा रही होंगी। तो अगर इस स्फीयर का, बार बार मैं बोल रहा हूं कि इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये स्फीयर ऐसे करके बना हुआ है पूरा कंप्लीट, ठीक। तो इस स्फीयर में एक छोटा सा पैच है यहाँ पर, जिस पैच से, जिस छोटे से एरिया से होके ये लाइट रेज एंटर कर रही हैं अंदर।
कोई ज़रूरी, अच्छा ये बहुत बड़ी गलती हुई, सर्कुलर नहीं होगा ये, यहाँ पर बनने वाले एरिया का भी शेप लगभग वही होगा जो इस ऑब्जेक्ट का शेप है। दिखा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक रैंडम डायग्राम को दोबारा से बना पाना सबसे कठिन काम है। तो यहाँ पर एक एरिया रहा होगा, उस एरिया से ही अंदर ये लाइट रेज एंटर कर रही होंगी, ठीक है। अब अगर ये यूनिट रेडियस है तो सर्कल में, पिछले वाले डायग्राम में अगर ये यूनिट रेडियस है तो सर्कल में इतने से लेंथ को कह दिया जाता था एंगल। ठीक उसी तरह से यहां पर अगर ये यूनिट रेडियस है तो इस स्फीयर में वो एरिया, जिस एरिया के थ्रू ये लाइट रेज आ रहा है, ये लाइट रेज जितने एरिया के थ्रू एंटर कर रही हैं इस O वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए, उतने से एरिया को ही नाम दे दिया गया है सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये कैमरा है ना यहाँ पर, तो कैमरे से तुम क्या देख रहे हो, वहां पर जो कैटजी का लास्ट में E लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर नीचे में शायद यहाँ दिख रहा होगा, वहां दिख रहा होगा, ये कंप्लीट चीज से लाइट रेज आ रही होंगी यहाँ पर ऐसे कैमरा पे। अब कैमरा को सेंटर मानते हुए ऐसे करके स्फीयर ड्रॉ कर दिया जाएगा, और जितने एरिया में, स्फीयर के जितने एरिया में ऐसे करके लाइट रेज एंटर कर रही हैं, उतने से एरिया को मैं शेड कर दिया यहाँ पर, पूरी तरह से इमेजिनेशन है। और वो एरिया का जो पैच है, जो एरिया का वैल्यू आएगा, वही एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितना सॉलिड एंगल ये बोर्ड सबटेंड कर रहा है इस कैमरा पर। आई होप आप समझ पाए इस बात को। अच्छा, अब मेजरमेंट के वैल्यूज क्या क्या होते हैं, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। मान लो ये वाला जो एरिया है, ये इस सरफेस से मैं रिप्रेजेंट कर दिया, और मेरी आंखें, मेरी एक आंख ये रिप्रेजेंट कर रही है पॉइंट O। तो इस तरह से अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लिया जाए कि ये जो सरफेस है ऊपर में इंफिनिटी तक गया हुआ है, नीचे में इंफिनिटी तक गया हुआ है, इस साइड में भी इंफिनिटी तक, बोर्ड के अंदर भी इंफिनिटी तक इस साइड में गया हुआ है, तो एक इनफाइनाइट एरिया, हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट साइज है इसका। तो ऐसे केस में इस इनफाइनाइटली साइज्ड सरफेस को देखने के लिए इधर से भी लाइट रेज आ रही है, ऊपर से भी लाइट रेज आ रही है मेरे आंखों तक, इस आंख तक, इधर से भी लाइट रेज आ रही है। तो ऐसे केस में अगर मैं यहां पर इमेजिन करूं ऐसे करके बना हुआ एक स्फीयर, तो उस स्फीयर पर कितने एरिया से लाइट रेज एंटर कर रही होंगी, सोच पाओगे इतना? माना कि रेडियस R है थोड़ी देर के लिए, अब बता दो ये एरिया कितना होगा। लेकिन ध्यान रहे ये लेंथ हम लोग मेजर ही नहीं कर रहे हैं, ये इस तरह से लेंथ तो है ही, साथ में बोर्ड के पीछे साइड से लेके ऐसे करके भी है, ये पूरे से ऐसे करके लाइट रेज आ रही हैं, इधर से भी लाइट रेज आ रही हैं, इधर से भी लाइट रेज आ रही हैं, लेकिन पीछे से लाइट रेज नहीं आ रही हैं। तो ये वाला जो टोटल एरिया बनाइए, टोटल एरिया 3 डायमेंशंस में है, मतलब ये कर्व्ड है यहां से यहां तक ऐसे करके। तो ये जो एरिया निकल के आएगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन r का वैल्यू मैं अभी बताया 1। तो इनफाइनाइटली साइज्ड प्लेन मेरी इस आंख पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, सॉलिड एंगल जो सबटेंड कर रहा है, उसका वैल्यू है 2 पाई, रेडियन नहीं, स्टेरेडियन, ठीक है। मतलब टोटल कितना हो सकता है ये, टोटल का मतलब आगे भी एक सरफेस है और पीछे भी एक सरफेस है, ये दोनों कुल मिला के कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं मेरी इस आंख पर। मतलब टोटल सराउंडिंग, मेरे सराउंडिंग में हर तरफ जो कि एक सरफेस लगा दिया गया, अब वो सरफेस मेरी इस आंख पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, हर तरफ है वो सरफेस, तो हर तरफ से लाइट रेज आ रही है, जो एरिया बनेगा 4 पाई r स्क्वायर, कीपिंग r वैल्यू टू बी 1। एंगल निकल के आया, फिर से सॉलिड एंगल निकल के आया 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये कंसेप्ट है कंप्लीट सॉलिड एंगल का। अभी तक मैं गॉस लॉ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था इसमें, बस एक बार कंफर्म कर लो रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो स्टेरेडियन हमने सीखा कि आखिर क्या होता है। क्वेश्चन लिखो और शायद क्लियर हो। नहीं, एक छोटी सी बात बची है, एक छोटी सी बात बची है, उसको बस मैं बता दूं।
अच्छा, सॉलिड एंगल के बारे में डेफिनेशन आपसे कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, और किसी एग्जामिनेशन के लिए जरा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन सीखने में कोई बुराई नहीं है। जिनको अभी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है उनको आगे जब कभी फिजिक्स में अगर थोड़ा सा भी सीख रहे होंगे उनको ज़रूरत पड़ेगा ही। तो सीखने में कभी भी कोई नुकसान तो होता नहीं है, तो सभी ध्यान से सीखेंगे। एक और बात मैं बस बता देना चाहता हूं कि अगर ये कोई स्फीयर है, ठीक, स्फीयर का नाम स्फीयर एस, और अगर इस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है, तो अगर इस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है r, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ इसका? टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई r², ये टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए मैं एक तरह से होमवर्क भी दे रहा हूँ या चैलेंज भी दे रहा हूँ कि आप पता करने की कोशिश करिए कि अगर मैं क्या करूँ कि ये कंप्लीट एक स्फीयर है ऐसे, इस कंप्लीट स्फीयर में सेंटर O से ऐसे करके एक कोन बना दो। कोन तो है ही हमारे पास, ये बर्थडे का कैप है, ठीक है, ऐसे करके एक कोन बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो सरफेस बनेगा ना, फ्लैट सरफेस नहीं होगा, वो थोड़ा सा बल्ज्ड होगा ऐसे। तो ये जो सरफेस रहेगा वो सरफेस का एरिया कितना होगा अगर ये एंगल दिया हुआ है, सपोज एंगल अल्फा है, ये लीनियर एंगल अल्फा है, मतलब प्लेनर एंगल जो पहले से जानते हैं हम लोग। ये प्लेनर एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ पर इस तरह से एक सर्कुलर सरफेस के जैसा, मतलब एक ढक्कन के जैसा यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया जो कि है वो एरिया कितना होगा? तो इस अल्फा का वैल्यू अगर तुम बढ़ाने की कोशिश करो और 90 डिग्री सेट कर दो, तो दोनों साइड में है अल्फा, मतलब इस रेफरेंस लाइन से इधर भी एंगल अल्फा और इधर भी एंगल अल्फा। आज तो पूरा ज्योमेट्री ही चल रहा है, समझ लो। ये एंगल अल्फा इधर भी, तो ये जो टोटल सरफेस हो जाएगा ऐसे केस में, वो सरफेस तो हमें पता है 2 पाई r², पूरे स्फीयर का आधा। लेकिन वो तो तब ना जब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। अच्छा, अल्फा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, यानी कि पिछले बार ये 90 डिग्री तक गया था, इस बार मैं बोल रहा हूं कि 180 डिग्री तक चला जाए, तो ये कवर करते करते पूरे स्फीयर को कवर कर लेगा दोनों साइड से, और ऐसे केस में जो एरिया आएगा वो टोटल सरफेस एरिया ही निकल के आ जाएगा, 4 पाई r² का एरिया, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और ही बात कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए ये वाला एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये आपके लिए चैलेंज है पूरी तरह से समझना कि वो एरिया कितना निकल के आएगा। और इस वाले एरिया को मैं बस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं डेल्टा एस। अगर ये एरिया है डेल्टा एस, देन दिस एरिया इज गिवन एज 4 पाई, नहीं 2 पाई r², फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ये वाला एरिया इतना होगा। चलो चेक करके देखते हैं कि सही लिखा हुआ है कि नहीं। अल्फा का वैल्यू 0 रख देने पर, यानी कि ये जो कोण है ये छोटा होते होते एकदम 0 हो जाएगा ऐसे। अल्फा का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू 0 करते ही ये वाला एरिया 0 आना चाहिए, आ भी रहा है, सब कुछ ठीक है। अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री कर दो, तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री कर दोगे, ये वाला वैल्यू 2 पाई r² आ जाएगा। परफेक्ट, अभी तक तो ठीक है। अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री कर दिए जाने पर देखो क्या आता है, तो 1 माइनस -1 यानी 1 + 1 यानी 2 बनाइए, 4 पाई r², टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। तो ये है फॉर्मूला। अब ये कहाँ से निकल के आता है, ये मैं आपको चैलेंज की तरह दे रहा हूं कि पता करने की कोशिश करो, या तो खुद से डिराइव करने की कोशिश करो। हिंट दे रहा हूं कि कहां पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है इसके बारे में। HCV बुक में वॉल्यूम 1 में ग्रेविटेशन चैप्टर में, सुनो पहले ध्यान से, ये वाले एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कहीं HCV बुक में नहीं दिया हुआ है।
लेकिन इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक वैसा ही इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं इस चैप्टर में दिया हुआ, ठीक वैसा ही डिट्टो इंटीग्रेशन। उस इंटीग्रेशन को समझ के, अब सही समय, अब बड़े हो गए हो, किसी भी लेवल का इंटीग्रेशन कर सकते हो अब तुम, तो उस इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ के आप इसको डिराइव करने की कोशिश करिए कि ये एरिया कितना होगा, ठीक है, और एरिया इतना ही निकल के आता है। तो अब इसके बाद की बात, ताकि कंप्लीट ही हो जाए ये सॉलिड एंगल। नेक्स्ट डायग्राम लगभग वैसा ही फिर से बना रहा हूं। देखो, अगर ये कोई स्फीयर है और इस स्फीयर का ये रहा सेंटर O, तो यहां पर बनने वाला इस तरह से कोण, जो कि एंगल ये अल्फा यहां पर सबटेंड कर रहा है, तो अगर कोई ये पूछे कि यहां पर जो ऐसे करके सरफेस बना, ये वाला जो सरफेस बना, जो सरफेस ऐसे करके बना हुआ है ना, ये जो सरफेस बना हुआ है यहाँ पर, ये वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, ये वाला जो सरफेस यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, तो ये वाला सरफेस O पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये दिया हुआ है कि ये एंगल है अल्फा, तो सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा होगा। इस सरफेस का नाम मैं रखा डेल्टा S। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई डेल्टा S विल बी इक्वल टू, मैं क्या बोला, रेडियस को अगर यूनिटी मान लेते हैं तो जितना एरिया आएगा उतने एरिया का ही नाम रख दिया गया है। सॉलिड एंगल यूनिट है उसका स्टेरेडियन। तो ये एरिया बाय द वे है कितना, तो 2 पाई आर स्क्वायर देन 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, और आर का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि 1 सब्स्टिट्यूटेड। ये रहा आंसर सॉलिड एंगल के लिए, और इसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। अब मुझे पता नहीं है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरेडियन है, अब जरूरत पड़ेगा समझ में आ जाएगा कैसे लिखा जाता है स्टेरेडियन। जैसे रेडियन को लिखते हैं ना RAD, अभी मुझे ध्यान नहीं है स्टेरेडियन को कैसे लिखते हैं, लिखना कम पड़ता है। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई डेल्टा S इक्वल्स टू दिस मच ऑफ। अब इसका यूज आखिर क्या है, हम लोग आखिर इतना सब कुछ सीखे क्यों, तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ surface S। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस S। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, देखो, फाइंड टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस S। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आसान है, ये सेंटर पर रखा हुआ चार्ज, ये कंप्लीट सरफेस S, लिख दो आंसर। आसान सा पार्ट है, लिखो तो सही पहले आंसर। ये कंप्लीट है स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर, रेडियस R, रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है ये बात। तो टोटल फ्लक्स का आंसर लिख लिए होगे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, देखो क्या क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि भाई ये कंप्लीट स्फीयर नहीं, ये हाफ ऑफ द स्फीयर है, क्लोज्ड नहीं है इस बार, ऐसे करके ये ओपन है, और ये इस बार हेमिस्फेरिकल सरफेस है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तुम बड़े आसानी से समझ जाओगे। पूरे स्फीयर में देखा गया फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट था गॉस लॉ का यूज करके, तो आधे स्फीयर में देख रहे होंगे, पहले भी किया हुआ है हम लोगों की तरफ से, तो इसका जस्ट आधा यानी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये सब एक्चुअल क्वेश्चन था ही नहीं। थर्ड पार्ट से तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है। थर्ड पार्ट ये है क्वेश्चन का फाइनली, कि दोबारा से स्फीयर ही है, लेकिन स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन है, और यहां पर रखा हुआ है चार्ज Q, और ये जो सरफेस है
ये सरफेस को ना तो स्फीयर कहा जा सकता है कंप्लीट ऐसे करके, ना तो ये स्फीयर है, ना तो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर से भी छोटा है। मतलब ऐसे करके ये एक सरफेस है जो कि हेमिस्फीयर भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, जैसे कॉन्केव मिरर हो जैसे कि ये, ठीक। तो ऐसा सरफेस है, और ये सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये सब कुछ नहीं लिखा, ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, और यही एक्चुअल पार्ट होने वाला था। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। अब ये एंगल लेकिन दिया हुआ है 60 डिग्री। आई होप आप समझ पा रहे हैं सिचुएशन क्या है यहाँ पर। ऐसे करके कोई तो कोन ऐसे करके बना हुआ है, ठीक, और ये कोन का ऐसे करके एक सरफेस है, और उस सरफेस से मात्र मैं जानना चाहता हूँ कि कितना रहेगा फ्लक्स, प्रोवाइडेड यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक। तो ऐसे करके जो सरफेस बनेगा उस सरफेस से मैं जानना चाहता हूँ कि कितना आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्रोवाइडेड दैट दिस सेमी एपेक्स एंगल ऑफ दिस इमेजिनरी कोन इज 60 डिग्री। तो इस बार इस सरफेस से जरा कैलकुलेट करके दिखाइए कि कितना आएगा फ्लक्स। मैं इसको और थोड़ा सा 3 डायमेंशनल लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करके ये है सरफेस। आई होप आप समझ पा रहे हैं सिचुएशन। इसे कैलकुलेट करके दिखाओ कि कितना आएगा फ्लक्स, ठीक। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचाइए क्वेश्चन को। चलिए, आई होप आपने कर लिया। अब आसान हो जाना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, एकदम होना चाहिए बिल्कुल आपसे, और इसमें देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। यह क्वेश्चन हो गया तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। पिछले ही साल जेईई एडवांस में सॉलिड एंगल पर बेस्ड बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था, मोर देन वन चॉइसेस में भी करेक्ट में। देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। हमें यह पता है कि टोटल स्फीयर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होना चाहिए था, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हेमिस्फीयर से कितना, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बस इतना हमें पता करना है कि टोटल स्फीयर में फैला हुआ जो फ्लक्स था उसका ये वाला सरफेस कितना पोर्शन है। जैसे हेमिस्फीयर के लिए किए थे ना, तो हेमिस्फीयर आधा था स्फीयर का, तो फ्लक्स को भी आधा कर दिए। तो हमें बस ये पता करने का जरूरत है कि ये वाला जो भी सरफेस है, हाउ मच दिस सरफेस इज द फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीट स्फीयर। ये दिया हुआ सरफेस स्फीयर का कौन सा फ्रैक्शन है, ये बस पता करने का जरूरत है। तो इस आर्क का एरिया कितना होगा, ठीक, एरिया के टर्म्स में करते हैं। तो ये वाला एरिया होगा कितना, अभी फॉर्मूला बताया, 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल एरिया कितना हुआ होता, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तुम छोड़ो ना आर कहां से आया इसमें, तो ठीक है, तुम आर को 1 मान लो, तो यही वाला कंसेप्ट अब नाम कहलाएगा इसका सॉलिड एंगल। इतना सिंपल है ये। इतने पूरे एरिया में या सॉलिड एंगल में आर का वैल्यू 1 रखते ही एरिया का ही नाम बदल के हो जाता है सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल में टोटल फ्लक्स कितना, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतने से में कितना होने वाला है फ्लक्स, यही तो क्वेश्चन है बस। और टोटल सॉलिड एंगल में यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। और सॉलिड एंगल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ प्लेन की बात नहीं है, ऐसे करके 3 डायमेंशंस में बाहर तक आया हुआ है, और हम लोग 3 डायमेंशंस में बात कर रहे हैं। तो टोटल स्फेरिकल रीजन में यानी 4 पाई स्टेरेडियन में, यानी 4 पाई आर स्क्वायर के एरिया में आर का वैल्यू 1 रखते हुए 4 पाई स्टेरेडियन बना हुआ, तो 4 पाई के स्टेरेडियन में फैला हुआ ये फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतना सा पोर्शन जो भी सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा उस मुताबिक बताया जा सकता है। लीनियर रिलेशन लगा देंगे हम लोग बिल्कुल। तो ये वैल्यू आया कितना, केवल पाई स्टेरेडियन आया कि नहीं, तो 4 पाई स्टेरेडियन में Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो केवल पाई स्टेरेडियन में Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आंसर। शायद समझ पाए मेरी बात। और डिटेल में जाते हैं।
देखिए अभी अभी मैं जो आपको बताया कंसेप्ट, उसी पर बेस्ड मैं और ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा। ये जो स्फीयर का एक पार्ट मैं बनाया था और एंगल को मैं बोल दिया था 60 डिग्री, या कोई भी एंगल ले सकते थे और सॉल्व किया जा सकता था। अब ऐसे यहाँ पर ना एक ऐसे करके कर्व्ड सरफेस बना, ठीक। और ये जो कर्व्ड सरफेस बना हुआ है उसका कारण क्या है, कर्व्ड होने का कारण क्या है, क्योंकि ये तो भाई स्फीयर का एक पार्ट है। स्फीयर का एक पार्ट होने की वजह से ऐसे करके ये बल्ज्ड है, ठीक। तो अगर हम लोग यहां पर एक डिस्क के जैसा शेप कंसिडर कर लें, डिस्क, ये एक कर्व्ड सरफेस है। इस सरफेस का नाम रखा है S1, और इस सरफेस से हम लोग ऑलरेडी, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस से ऑलरेडी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। आंसर निकल के आया था Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 60 डिग्री लेके। कोई और एंगल लेंगे तो अलग आंसर आएगा। खैर, अब यहां पर ऐसे करके एक सर्कुलर डिस्क को फिट करो। सर्कुलर डिस्क ऐसे करके होगा। तुम ये बोलोगे कि सर अगर सर्कुलर डिस्क अब बना रहे हैं तो पहले क्या बना हुआ था? फिर तो बात दरअसल ये है कि यहां पर बना हुआ था एक फ्लैट सरफेस, नहीं ये बना हुआ नहीं था पहले, ये फ्लैट सरफेस अभी बनाए हैं। पहले से क्या बना हुआ था, ऐसे बल्ज्ड वाला पोर्शन पहले से बना हुआ था। ये कॉन्केव मिरर पहले से बना हुआ था, अभी बनाए प्लेन मिरर। ये प्लेन है ऐसे करके, ठीक। तो बस मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस कर्व्ड सरफेस नंबर S1 से जो फ्लक्स निकाले थे वो आया था Q/4 एप्सिलॉन नॉट, तो बताएं इस वाले सरफेस से सरफेस नंबर S2 विच इज रिप्रेजेंटिंग अ फ्लैट सरफेस, उससे आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा होगा? इस वाले फ्लैट सरफेस से जिसका शेप क्या है, सर्कुलर है, ये सर्कुलर है ऐसे करके, एक सेमी सर्किल ऐसे और बाकी सेमी सर्किल बोर्ड के पीछे में। तो उस सेमी कंप्लीट सर्कल से फ्लक्स कितना हो रहा होगा, यानी कि सरफेस नंबर S2 से कितना फ्लक्स हो रहा होगा, ये क्वेश्चन है इस बार। इसको भी सोच समझ के करने का कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और आंसर तक पहुंचो। तो आई होप आप कर लिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक। हम लोग लॉजिक यूज ये करेंगे कि भाई कई तरह से किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि तुम थोड़ा सा डिफरेंट रूल यूज किए होगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही करके निकल रही हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसी तरह से करके निकल रही हैं। अब एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल देखो कि जितने फ्लैट सरफेस से, तो मैं कह ये रहा था कि इस सरफेस से अगर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया अल्फा के टर्म्स में, अल्फा का वैल्यू अगर दिया हुआ है सपोज 60 डिग्री, तो इस कर्व्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया। तो इस वाले फ्लैट सरफेस जो यहाँ पर है, ये फ्लैट सरफेस जो यहाँ पर बन रहा होगा, उस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? इससे एसोसिएटेड फ्लक्स अगर हमने कैलकुलेट कर रखा है Q/4 एप्सिलॉन नॉट, तो इस वाले सरफेस S2 से कितना फ्लक्स होगा? दोनों सरफेसेस में डिफरेंस मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक कर्व्ड सरफेस है यहाँ पर और एक फ्लैट सरफेस है यहाँ पर, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पता है हमें, फ्लैट सरफेस से यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस बन रहा होगा वो इमेजिनरी सरफेस से मैं जानना चाहता हूँ फ्लक्स कितना होगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा इसे। तो ये पता करने के लिए चलो ऐसा मान लेते हैं कि इस फ्लक्स जिसका की वैल्यू हमें पता है, इस फ्लक्स का नाम है सपोज φ1 और इस फ्लक्स का नाम है φ2। तो सॉल्व करने का कई तरीका हो सकता है। लॉजिक नंबर 1 समझने की कोशिश करो। देखो, माना कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही हैं, माना क्या सच में यही है, चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही होंगी, ठीक। अब यहाँ पर दो सरफेसेस, एक सरफेस नंबर S2 और दूसरा वाला कर्व्ड करके सरफेस नंबर S1। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे S2 वाले सरफेस के थ्रू, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस नंबर S1 के थ्रू भी एग्जिट करेंगे।
मतलब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले वाले सरफेस को पेनिट्रेट करके आगे बढ़े, एग्जैक्ट उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस H2 वाले सरफेस से भी पेनिट्रेट करके बाहर निकल रहे होंगे। याद करो ये बात कि भाई जब कोई किसी भी वॉल्यूम के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होती हैं तो उस खास जगह पर E.ds यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव आता है, जबकि एग्जिट करते समय E.ds यानी कि फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जितनी एंट्री हुई, ठीक है, जितनी एंट्री हुई है यहां पर फ्लैट वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, एग्जैक्ट उतनी ही मात्रा में एग्जिट भी हुई। तो इस कारण से इन दोनों से एसोसिएटेड फ्लक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक। लॉजिक नंबर 2 अलग तरीके से भी समझा जा सकता है। देखो कैसे, कि माना कि इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो है φ2 सपोज, तो इतने से वॉल्यूम को तुम कंसिडर कर लो, यहां पर का जो रीजन है उतने से वॉल्यूम को तुम कंसिडर कर लो और उसको क्लोज्ड वॉल्यूम, क्लोज्ड सरफेस की तरह ट्रीट किया जाए। उस पर अप्लाई करते हैं चलो गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के दौरान अंदर में एनक्लोज्ड चार्ज कितना आने वाला है? तो एनक्लोज्ड चार्ज आने वाला है 0। इस कारण से टोटल फ्लक्स यानी कि φ1 प्लस φ2 का वैल्यू होना ही चाहिए 0। ये वाला वैल्यू आपको पता है, ये वाला वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा हूं। तो φ2 का वैल्यू आया माइनस में q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये एंगल 60 डिग्री था, तब के लिए ये एक स्पेशल केस आया है। ठीक। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, जब कभी मैं आपको ये बताए हुए हूं कि जब कभी क्लोज्ड वॉल्यूम होता है, सॉरी क्लोज्ड सरफेस होता है, तो सरफेस एरिया जो वेक्टर, देखो अगर कोई एक क्लोज्ड सरफेस होगा तो इतने से एरिया वेक्टर को किधर मानते हैं कि डायरेक्शन रखा है अपना, तो इस एनक्लोज्ड वॉल्यूम से अवे के तरफ, दूर के तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को माना जाता है। लेकिन अगर ओपन सरफेस रहेगा तो एरिया वेक्टर किधर माना जाएगा? मान लिया जाए कि ये एक ओपन सरफेस है और इसके इधर भी ओपन है, इसके इधर भी ओपन है और ये खुद ही सरफेस है, तो आखिर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में माना जाए या फिर इस डायरेक्शन में माना जाए? ठीक। तो ये कंफ्यूजन होता है अक्सर, तो उसी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब ओपन सरफेस दिया हुआ रहता है तो आप कभी भी एरिया के डायरेक्शन के लिए परेशान नहीं होते हो। किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो आप, ठीक, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो या तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप केवल आंसर में रिपोर्ट करते हो जब तक सरफेस ओपन दिया हुआ है। अगर सरफेस क्लोज हो जाएगा तो आउटवर्ड्स वाले डायरेक्शन प्रॉपरली डिफाइंड हो जाएंगे। यहां पर कौन सा वाला आउटवर्ड्स, कौन सा वाला इनवर्ड्स डिफाइंड नहीं है। जब तक क्लोज ना किया जाए इसको, तब तक ये नहीं कह सकते आप कि ये वाला इनसाइड है, ये वाला आउटसाइड है। ठीक है। तो इस वजह से जब तक ओपन सरफेस से आप फ्लक्स निकाल रहे होते हैं, आप प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो अगर केवल फ्लैट सरफेस ही क्वेश्चन में दिया हुआ होता और कुछ भी नहीं बना हुआ है, तुम समझ रहे होगे मैं कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके हैं इस डायरेक्शन में, और भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल इंटरेस्टेड हैं केवल इतने से पोर्शन में। ये जो फ्लैट सरफेस है यहाँ पर, ये फ्लैट सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो अभी हमने कैलकुलेट किया, प्रोवाइडेड ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल अगर बन रहा होगा तो इस फ्लैट सरफेस से होने वाला फ्लक्स का ये रहा वैल्यू। लेकिन ये आंसर नहीं बताएंगे हम लोग, क्योंकि नेगेटिव तो तब बताएंगे ना जब एरिया वेक्टर वेल डिफाइंड हो कि इस तरफ है एरिया वेक्टर की इस तरफ। तो हम लोग बस पॉजिटिव वाला वैल्यू यानी कि q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ही आंसर रिपोर्ट कर रहे होंगे। मैं आपको बच्चों ये क्वेश्चन भी बताया अभी अभी, जो कि बुकलेट में आपको मिलेगा। कई बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे। तो क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज है यहाँ पर Q और यहां पर एक डिस्क है ऐसे करके, तो इस डिस्क से एसोसिएटेड हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इस डिस्क से पता करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिस्क के लिए रेडियस दिया हुआ है r, और ये चार्ज और डिस्क के सेंटर के बीच का सेपरेशन मान लो दिया हुआ है a। तो बताना यह है कि कितना फ्लक्स होगा। तो ये वाला एंगल तो डायरेक्ट पता चल गया, tan इनवर्स r डिवाइडेड बाई ए, ये वाला एंगल पता चल गया। और इस एंगल के टर्म्स में हम लोग बता सकते हैं कि ये सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है,
इस पॉजिटिव चार्ज पर, और 4 पाई का सॉलिड एंगल अगर होता, 4 पाई का अगर सॉलिड एंगल होता तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ऐसा। तो अगर मान लो सॉलिड एंगल निकल के आया ओमेगा, ये ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड एंगल, तो अगर सॉलिड एंगल ओमेगा निकल के आता है तो फ्लक्स कितना होगा, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन मल्टीप्लाइड बाई वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो बस हमें यह पता करने की जरूरत है कि आखिर ये डिस्क कितना इस पॉजिटिव चार्ज पर सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। मैं रिजल्ट बता ही देता हूं। सॉलिड एंगल जो ये सबटेंड कर रहा है वो कितना है, तो याद रखना यहां से आने वाली जितनी लाइट रेज हैं, ऐसे लाइट रेज केवल समझने के लिए परफेक्ट है, ठीक है। इस डिस्क से मान लो इस पॉइंट चार्ज पर लगातार लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं। यहां पर एक आपने स्फीयर बनाया, स्फीयर का ये एरिया कितना लिखोगे, इस स्फीयर का रेडियस मानो r, ये वाला एरिया कितना लिखोगे, ये वाला एरिया अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं आपको 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा होगा इतना एरिया r स्क्वायर। लेकिन ये सॉलिड एंगल तब कहलाता है जब r का वैल्यू हो जाता है कितना, तो 1, तो ये ऐसे भी हट गया। दिस इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस डिस्क ऑन दिस चार्ज। अब सॉलिड एंगल हमें पता है कि ये मतलब 3 डायमेंशंस में होता है। अब लास्ट बात, पूरा समरी इस बात को सुन लो, कितना आसान हो गया है अब सिचुएशन समझना कि इस पॉइंट चार्ज से चूंकि पूरे 3 डायमेंशंस में ऐसे करके फैल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस वजह से कंप्लीट स्फीयर का मतलब कितना सॉलिड एंगल 4 पाई, तो 4 पाई के टोटल सॉलिड एंगल में, 4 पाई स्टेरेडियन के टोटल सॉलिड एंगल में Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स, तो मात्र इतने से पोर्शन में जो कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सिर्फ 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, इतने से सॉलिड एंगल में, स्टेरेडियन में है ये लिखा हुआ, कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, तो वो फ्लक्स का वैल्यू मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक। जो फ्लक्स का वैल्यू निकल के आएगा वो फ्लक्स का वैल्यू होना चाहिए, देखिए क्या, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन ये पर यूनिट स्टेरेडियन हो गया, फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन डिवाइडेड, अब मल्टीप्लाइड बाई रहेगा 2 पाई देन मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये रिजल्ट हमारे पास। अब अल्फा का वैल्यू बताने के लिए अभी मैं बताया, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जरूरत के हिसाब से r और a के वैल्यूज पर डायरेक्ट निकाला जा सकता है कि कितना होगा, tan इनवर्स r बाई a मैं बताया आपको। अगर उनके बीच में रिलेशन या ये a और r दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ये कॉस अल्फा का वैल्यू 1/√2 सब्सटीट्यूट कर देना है ऐसे केस में। अब की बार मैं ये बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को एक और बार ट्राई करो और समझने की कोशिश करो खुद से। अब शायद बहुत सारे बच्चे कर सकेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि ये अगर कोई प्लस क्यू का चार्ज है और ये अगर कोई माइनस ईटा टाइम्स क्यू का चार्ज है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो ये डॉटेड लाइन है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू करके नेगेटिव चार्ज पर, सिमेट्रिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये ईटा टाइम्स है, अगर ईटा का वैल्यू 1 है तो दोनों साइड में एंगल सेम होंगे। खैर, तो सवाल ये था कि यहां पर बनने वाला अगर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू करके नेगेटिव चार्ज पर खत्म हुआ, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा के टर्म्स में और ईटा के टर्म्स में कितना होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब जितना भी आज मैं डिस्कशन किया उसका इस्तेमाल करके जितने बचे हुए क्वेश्चंस थे फ्लक्स वाले, वो सारे क्वेश्चंस को अब कर डालो। ये क्वेश्चन को भी पूरा समय दो, नहीं भी सॉल्व होता है तो भी कोई बात नहीं, ये काफी कुछ आपको सिखा देगा जितना भी आप इधर उधर ट्राई कर रहे होंगे तो, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एकदम थॉरली शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। पहले भी मैं इस बात को बताया हूं कि अगले 3 चैप्टर्स पूरी तरह से इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो जरूरी यह है कि कई बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, ये उनके पास एकदम अंतिम मौका है एनसीईआरटी बुक से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को थॉरली अच्छे से एकदम पढ़ने के लिए।
तुम ये मान के चलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, आप मुझसे इंडिपेंडेंट होके अपना खुद से पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है? चलिए, ऑल राइट।